तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ओजोन की जो हम बात कर रहे हैं ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जब हम इसके अंदर साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिकम्पोज होने की जगह कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होगा इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन कराने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जिस ट्यूब के अंदर यूज़ करते हैं वो एक इनर्ट एनवायरनमेंट के अंदर रखी होती है। इनर्ट इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि उसको डिस्चार्ज ट्यूब इसीलिए बोला जाता है ताकि वहाँ पे प्रेजेंट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ दूसरी रिएक्टिव गैस को डिकम्पोज ना करा दे या किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट ना करा दे, इसलिए वहाँ पर एक इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। तो जब हम ऑक्सीजन से ओजोन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं होगी, यहाँ पर ये प्योर ऑक्सीजन गैस होगी जिसको हम पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की हेल्प से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसको ओजोन गैस में कन्वर्ट करते हैं और जब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो इसको इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 142 किलो जूल पर मोल, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। कंबाइन करने के लिए हमें इसे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कराना पड़ता है, देना पड़ता है, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर हम दो टाइप की गैसेस को, जैसे मैं हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस को एक ही बर्तन के अंदर, एक ही वेसल के अंदर भर दूँ तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी फास्ट होने की वजह से ये आपस में रिएक्टिविटी नहीं दिखाएंगी और दोनों आपस में सेपरेट लेयर बना लेंगी। तो बेसिकली ये फंडा काम करता है जिसकी वजह से ये प्रोसेस कैसा कहा जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी कि इस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसीलिए भी होती है ताकि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ना हो, ये इसका छोटा सा एक रीज़न है। या ये भी कह सकते हो कि ओजोन वापस से रिवर्सिबल प्रोसेस ना दिखा दे और ऑक्सीजन में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस ये चलता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंसंट्रेशन को लेकर के, ओजोन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा होती है 10%, कम से कम अगर मैं बात कर रहा हूँ 10% से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। किसी भी बैटरी को जो ओजोनाइज़र लगे होते हैं, ओजोनाइज़र कौन से वाले हैं आप बेसिकली यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, कास्टनर केल्नर का एक ओजोनाइज़र आता है, या सॉल्वे ओजोनाइज़र आता है, ब्रोडी का एक ओजोनाइज़र आता है, सीमेंस हाथ्स के एक ओजोनाइज़र आता है। ये सारे के सारे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं कि ये चैम्बर हैं जिनके अंदर ओजोन की प्रिपरेशन की जाती है, जहाँ पे हमें प्योर ओजोन मिल जाती है। तो उन सारे ओजोनाइजर्स के अंदर अगर हम ओजोन को बनाते हैं तो ओजोन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 385 केल्विन के अप्रोक्स हमें मिलता है। और ये जो वेजल होगी जिसके अंदर हम इसको रखते हैं, ओजोन को जिस वेजल के अंदर हम रखते हैं वो बेसिकली सराउंडेड होती है लिक्विड ऑक्सीजन से, उसको कूलिंग देने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए। बेसिकली केवल ये तो एक प्रोसीजर है ठंडा रखने का, लिक्विड ऑक्सीजन की जगह पर हम बहुत सारे ठंडे रखने वाले केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कूलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर बात करें ओजोन की कुछ स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी को लेकर के, या फिर इसकी गिब्स एनर्जी को लेकर के, कि ओजोन जो मॉलिक्यूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पास अपना एक गिब्स फ्री एनर्जी का एक अमाउंट होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन जो जनरल है, जो इसका जनरल इफेक्ट है वो कैसा देखने के लिए मिलता है उसके बारे में डिस्कस अगर मैं करूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमें मिल जाती हैं चीज़ें कि ओजोन का थर्मोडायनामिकली अगर मैं देखता हूँ, थर्मोडायनामिक्स के अंडर को अगर मैं ओजोन को डालता हूँ तो ये अनस्टेबल होती है, यानी कि अंडर सर्कमस्टांसिस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर ये डिकम्पोज हो जाती है। इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है बहुत आसानी से इनटू दी ऑक्सीजन, और जैसे ही इसका डिकम्पोजिशन होगा तो उसके अंदर से एक अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगी, जिसका अमाउंट कैसा पाया जाएगा, नेगेटिव पाया जाएगा बेसिकली। तो हो क्या रहा है कि इट एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, जैसे ही ये डिकम्पोज होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि अभी मॉलिक्यूल कंडेंस है आपस में, तीन एटम आपस में कंसिस्टेड है, तीनों एटम आपस में बंधे हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये टूटेगा तो तीनों के तीनों एटम निकल करके भागना शुरू कर देंगे। इस तरीके से इनके अंदर मूवमेंट आएगा जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी का इंक्रीज हो जाना, यानी कि एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाती है, हीट नेगेटिव है। तो दीज टू इफेक्ट्स रेनफोर्स ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी गिब्स फ्री एनर्जी में क्या आ जाता है, एक निगेटिव डेविएशन पाया जाता है, यानी इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी जो होती है वो माइनस में पाई जाती है। जहाँ पर स्पॉन्टेनिटी, जहाँ पर एंट्रोपी पॉजिटिव होगी वहाँ हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है। ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर एंट्रोपी कैसी है, पॉजिटिव, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, अगर वहाँ पे डिस्बर्समेंट बढ़ रहा है, वहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट बढ़ रहा है, तो उस केस में डेल्टा जी मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा कैसी पाई जाएगी, नेगेटिव ही पाई जाएगी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी का अमाउंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा फॉर दी कन्वर्जन इनटू दी ऑक्सीजन। वो आसानी से क्या नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इस रीज़न की वजह से कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है और एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाती है। जो ओजोन है वो डिकम्पोज होते हुए अपने अंदर से ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन निकालती है, ना कि केवल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल।
क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें नेसेंट ऑक्सीजन साइड में एज अ बाई प्रोडक्ट देखने के लिए मिलती है, जिसको हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि जब कभी भी H2O2 को हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो वो भी स्प्लिट होता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, और रिएक्शंस में पार्टिसिपेशन देने के लिए ऑक्सीजन ये वाली ही यूज़ की जाती है, जो कि एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखी जाती है। या बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी रिएक्शन जब हम करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो उसके अंदर हम नेसेंट ऑक्सीजन डालते हैं। तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है बेसिकली वो यहाँ इस रिएक्शन से आती है, अगर उसको ओजोन की प्रेजेंस की ज़रूरत हो। अदरवाइज किसी एसिड की डिकम्पोजिशन से अगर ऑक्सीजन निकल के आती है या एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन होती है तो वो H2O2 से जनरली हमें मिलती है, जिसको हम रिएक्शन के ऊपर प्रेजेंस दिखाते हैं। बेसिकली जितने भी हमारे, अगर मैं लेड सल्फाइड की बात करता हूँ, यानी कि कुछ ब्लेंड्स की बात करता हूँ, जैसे कि लेड सल्फाइड है, ये एक ब्लेंड है। लेड सल्फेट है, ये अपना एक कॉमन सॉल्ट है। लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट में कन्वर्जन करने का मतलब क्या हुआ, सल्फाइड से सल्फेट बना रहे हो। एस से खाली SO4 बनाना है तुमको, S2 निगेटिव है, SO4 2 निगेटिव बनाना है, इसका मतलब है तुमको ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हम इसी नेसेंट ऑक्सीजन का यूज़ करने वाले हैं। इसी तरीके से जो हमारा आयोडाइड आयन होता है, आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट करने के लिए भी इसी नेसेंट ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक रिएक्शन है जो बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है कि लेड सल्फाइड को अगर मैं ओजोन पे डाल दूँ, या ओजोन को सिंपली हम बात कर रहे हैं ओजोन को लेड सल्फाइड पर डालने की, तो वो उसको लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है बाय रिवीलिंग द ऑक्सीजन गैस। इस तरीके से हमें ऑक्सीजन की भी प्रिपरेशन मिल जाती है और लेड सल्फाइड का कन्वर्जन लेड सल्फेट में हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ आयोडीन को, तो जो आयोडीन है बेसिकली यहाँ पे हम आयोडाइड आयन की फॉर्म में लेकर के चलते हैं। आयोडाइड आयन का एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, उसके ऊपर ओजोन गैस को पास आउट कर दो, तो वो जनरली क्या काम करने वाली है, हाइड्रोक्साइड आयन को रिवील करते हुए यहाँ से आयोडाइड आयन का आयोडीन में कन्वर्जन कर देती है, और साथ में हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो हम इनको प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस में भी यूज़ कर सकते हैं, या ओजोन की हेल्प से हम ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं उसके अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम्स में, कई बार ये पूछा भी गया है कि हाउ इज़ O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, आप किस तरीके से ओजोन का एस्टिमेशन करेंगे, उसकी क्वांटिटी का जो एस्टिमेशन है उसको आप कैसे लगाएंगे। तो बेसिकली सिंपल से एक रिएक्शन को या सिंपल से एक फंडे को तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर मैं एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ले लूँ और उसकी ओजोन से रिएक्शन करा दूँ, सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन यानी कि Ki, उसकी रिएक्शन मैंने करानी है O3 से, तुरंत ही ये वाला जो Ki है वो कन्वर्ट हो जाएगा खाली आयोडीन गैस में, और के हो जाएगा ऑक्सीडाइज, पोटेशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम ओजोन को क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कर पाएंगे, अदरवाइज कोई और तरीके से हम ऑक्सीजन को क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव एस्टिमेट का मतलब ये हुआ सिंपल सी चीज़ कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एनी कंपाउंड, ऑफ एनी आयन। तो इन चीज़ों में हमें पता लगता है कि ओजोन के कितने अमाउंट, कितना बेसिकली मोल्स या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर एक सीधी सी एक चीज़ लिखी हुई है कि पोटेशियम आयोडाइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, ओजोन से रिएक्शन करने पर आयोडीन इज लिबरेटेड, वहाँ से आयोडीन बाहर हो जाती है, विच कैन बी ट्रीटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। फर्स्ट स्टेप होने के बाद आपको उसे सोडियम थायोसल्फेट के साथ पास आउट करना है। थायोसल्फेट का मतलब क्या हुआ, Na, जैसे हम बाई सल्फेट लिखें अगर, तो बाई सल्फेट क्या लिखेंगे, NaHSO4, आपको इस H को रिप्लेस करके S लगा देना है, तो ये थायोसल्फेट बन जाएगा। तो ये कंपाउंड हो जाएगा NaS देन SO4, तो ये हो गया सोडियम थायोसल्फेट। S की प्रेजेंस रिप्रेजेंट करती है थायो नाम को। तो यहाँ पर ये NaSSO4 जो है उसके साथ जब आप इसको ट्रीट कराएंगे तो ऑक्सीजन अपना कन्फर्मेशन दे देगा। बेसिकली हो क्या रहा है, अभी हमें केवल प्रेजेंस का पता चलेगा फर्स्ट स्टेप में कि हाँ ऑक्सीजन का इतना अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे सकता है, लेकिन उसकी कन्फर्मेशन कब होगी, जब वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगी। तो इस तरीके से हम ओजोन को क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करते हैं। ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो ओजोन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दीज टू ओजोन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सिंपल सी वही चीज़ फिर से मैं बात करूँगा, O3 है, ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम हैं जो आपस में कंसिस्टेड हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, O3 का मतलब क्या है, 3 ऑक्सीजन मैंने एक दूसरे के साथ अटैच कराई, सपोज मैंने ये 3 ऑक्सीजन लगाई। अब क्योंकि मुझे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सारे ऑक्सीजन के पास ऑलमोस्ट 6-6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो मैं 6-6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और ये 5 और 6, इस तरीके से हमने 6-6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर लिया। अब 6-6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के बाद हमें करना है ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्टेट, सपोज कि मैंने इन दोनों ऑक्सीजन को देखा
और इनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करी, तो इन्होंने आपस में कर ली डबल बॉन्डिंग, तो इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ये हो गई स्टेबल। अब उसी टाइम पर उसी केस में मैं बात करता हूँ इस वाले ऑक्सीजन की, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं। अब इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए थे दूसरी वाली जो है, उसमें से क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑक्सीजन को दे देगी, जिसकी वजह से इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस वाली ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी कि ओजोन की स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज होती है और एक फुली स्टेबल होती है। उसी चीज़ को हम उल्टा कर देंगे, बस जो डबल बॉन्ड अभी इन वाली ऑक्सीजन के बीच में था, अब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को बदल करके दूसरी ऑक्सीजन के बीच में लगा देंगे। तो फिर से एक बार देख लें अगर, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, दिखाई दे रहा है हमें आसानी से, फुल्ली स्टेबल ऑक्सीजन वो बना रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो बेसिकली इसने क्या काम किया, देखें अगर हम, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही थे, लेकिन इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जिसकी वजह से ये एक्सेस में आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा जो बीच वाली ऑक्सीजन है। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर बनने वाली है, बस इसको एक मिरर इमेज तुम कह सकते हो या इसकी रिवर्स स्ट्रक्चर तुम कह सकते हो। यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि ऑल द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ओजोन आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है ओजोन के अंदर कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से भी इसके बॉन्ड्स में कोई फ़र्क नहीं आता, इसकी जो बॉन्ड होते हैं वो इक्विवेलेंट पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की जब मैं बात करूँगा ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे आइडेंटिकल पाए जाते हैं विद द लेंथ ऑफ 128 पिकोमीटर। इनका जो एंगुलर मॉलिक्यूल जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है या एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम इनके अंदर जो पाया जाता है वो ऑलमोस्ट 117 डिग्री का पाया जाता है, या फिर इसका जो बॉन्ड एंगल हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो वो एक्सपेक्ट किया जाता है 117 डिग्री का, जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर दो फॉर्म्स में कॉमन ही रहता है। यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। अगर मैं यूवी रेडिएशंस को लेकर के बात करूँ तो ओजोन हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है, ये हम अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ते आए हैं। सबसे पहले हमने इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया। एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन जो लेयर बनी हुई है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशंस के साथ साथ अगर मैं देखूँ तो बेसिकली जो हमारे एरोप्लेन्स हैं या सुपरसोनिक जेट्स जो निकलते हुए जाते हैं, वो बेसिकली एटमॉस्फेयर से जब निकल के बाहर जाते हैं वो अपने अंदर से फ्रेओन्स गैस को यूज़ कर, मतलब उनके अंदर फ्रेओन गैस का यूज़ किया जाता है। और रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं हमारे, उनके अंदर भी फ्रेओन गैस बाहर निकल करके आती है। एरोसोल स्प्रेज जो होते हैं उनके अंदर भी फ्रेओन गैस की प्रेजेंस होती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। अब इन्वायरमेंट को, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जैसे कि सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन हो गया, या फिर अर्थ के क्रस्ट पर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम अपनी लेयर बाय लेयर अगर हम देखें तो वहाँ पे कुछ हार्मफुल गैसेस का हम यूज़ करते जा रहे हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। और ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो रही है तो यूवी रेडिएशंस अर्थ क्रस्ट पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीज़ क्रिएट होती जा रही हैं, जनरेट होती जा रही है इन दी ह्यूमन बॉडी और ऑर्गेनिजम्स, जो बेसिकली इस अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हम यूजेस की बात कर लें तो ये लास्ट स्टेप है इस टॉपिक के लिए कि ओजोन का यूज़ क्या होता है। ओजोन को हम एज अ जर्मीसाइड भी यूज़ करते हैं बहुत सारे डिटर्जेंट्स में, बहुत सारे सोप्स में। जर्म क्लीनिंग वाले जो एजेंट्स बनाए जाते हैं, जब मार्केट के अंदर आजकल प्रोडक्ट आ रहे हैं उन सभी के अंदर जर्मीसाइड की तरह इसको यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट की तरह इसको हम यूज़ करते हैं। जो लाइजोल वगैरह होते हैं उन सभी के अंदर अच्छी खासी ओजोन की परसेंटेज पाई जाती है, क्योंकि वो डिसइंफेक्ट करने का काम करता है। और जो स्टेरिलाइजिंग करने के काम भी आता है, ये वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए भी हम ओजोन गैस को रिप्लेस कराते हैं, क्योंकि उसके अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन का लिबरेशन हो पाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्लीचिंग ऑयल्स के अंदर भी इसका यूज़ किया जा रहा है, या स्टार्च वगैरह के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करता है। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से इसको पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। या फिर मैं बात करूँगा पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेकर के, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या क्रोमेट हो, परमैंगनेट हो, इन सभी की प्रिपरेशन में भी नेसेंट ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, जो कि हमें किससे मिलती है, ओजोन से मिलती है। तो हम इनडायरेक्टली यही कहते हैं कि ओजोन का यूज़ किया जा रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एट्सेट्रा। तो ये था इसमें लास्ट ओजोन का यूज़। इस तरीके से यहाँ पे हमारा डाई ऑक्सीजन और ओजोन कंप्लीट हो जाता है।